जय हिंद। वीडियो के इस भाग में हम लोग राष्ट्रीय आय की 3 कुंजियों के बारे में जानेंगे। इन कुंजियों को समझकर हम राष्ट्रीय आय के कितने भी कठिन समीकरण हो उन्हें हल कर सकते हैं। तो सबसे पहली कुंजी है सकल और शुद्ध के बीच में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि सकल से शुद्ध और शुद्ध से सकल निकल आवे। तो इसमें किसी भी सकल से, चाहे सकल राष्ट्रीय आय हो, सकल घरेलू आय हो, उसमें से यदि ह्रास घटा दिया जाए तो शुद्ध निकल आता है। यानी कि सकल, जैसे मान लीजिए जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन से ह्रास घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पादन यानी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में घिसावट को जोड़ दिया जाए तो फिर से हमारा सकल घरेलू उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ह्रास घटा दिया जाए तो एनएनपी निकल आएगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी में ह्रास जोड़ दिया जाए तो फिर जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य कि केवल सकल और शुद्ध के बीच का अंतर घिसावट ही है। सकल से घिसावट घटा दी जाएगी तो शुद्ध प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध में घिसावट जोड़ दी जाएगी तो सकल प्राप्त हो जाएगी। यह एक कुंजी है। दूसरा है साधन लागत और बाजार मूल्य। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। साधन लागत का तात्पर्य होता है किसी वस्तु को उत्पादित करने में विभिन्न साधनों को, यानी उत्पादन के जो भिन्न भिन्न साधन हैं उनको कुल कितना दिया गया, कच्चे माल को कितना दिया गया, श्रम को कितना दिया गया, पूंजी को कितना दिया गया, उद्यमी को कितना दिया गया और अन्य जो कुछ खर्चे हैं कितना दिया गया। इनको जोड़कर जो लागत आती है वह साधन लागत कहलाती है। और यही वास्तव में उस साधन, उस उत्पाद की कीमत होती है। लेकिन सभी उत्पाद उसी कीमत पर नहीं बेचे जाते हैं बाज़ार में जिस कीमत पर वह उत्पादित होते हैं। कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जन कल्याणकारी होते हैं। ऐसे उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की होती है। और बाज़ार ऐसे उत्पादों को हो सकता है कि गरीब आदमी तक पहुंचाने में असफल हो जाए। ऐसे में सरकार की कोशिश होती है कि ऐसे उत्पादों को थोड़ा सस्ता कर दिया जाए और सस्ता करने के लिए सरकार उस पर सब्सिडी देती है। जैसे मान लीजिए कोई उत्पादन 100 रुपये में साधन लागत पर तैयार होता है और सभी लोग 100 रुपये का उत्पादन खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में उन्हें उस उत्पाद की कीमत सरकार द्वारा कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। अब मान लीजिए प्रति इकाई सरकार ने 20 रुपये सब्सिडी दी तो साधन लागत पर वह उत्पाद 100 रुपये का होगा, लेकिन सब्सिडी देने के कारण वह उत्पाद 80 रुपये का हो गया। लेकिन महंगे होते हैं टैक्स लगाने के कारण, जैसे बिक्री कर लग गया, और सस्ते होते हैं उस पर सब्सिडी या छूट देने के कारण। तो छूट उन उत्पादों को दिया जाता है जिनके लिए लगता है सरकार को कि यह सस्ते में या सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग बाज़ार से बाज़ार मूल्य पर खरीदने में सक्षम न हों उनको सब्सिडी देकर उस उत्पाद को उनके तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना होता है सरकार का, शासन का, कि यह कल्याणकारी उत्पाद है, इसका उपयोग सभी को करना चाहिए। जैसे भोजन एक आवश्यकता है, ये सस्ते में मिलता है जो सामान्यतः बाज़ार मूल्य पर महंगा होता है। भोजन संबंधी जो आर्टिकल हैं जैसे गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ये सब सस्ते में मिलते हैं सरकारी दुकानों पर, लेकिन बाज़ार मूल्य इनका ज़्यादा होता है। तो यह उत्पाद आवश्यकता में आते हैं। कुछ ऐसे उत्पाद हो सकते हैं जैसे जिसे लगता हो सरकार ये नुकसानदायक हैं, जैसे मद्यपान इत्यादि। तो ऐसे उत्पादों पर उत्पादन लागत पर ये सस्ते होते हैं, यानी साधन लागत की जो कीमत होती है वो बहुत सस्ती होती है, लेकिन यह सब तक उस कीमत पर यदि पहुंच जाए तो लोग मद्यपान करके निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए सरकार इस पर भारी मात्रा में टैक्स लगाती है। और भी बहुत सारे उत्पाद होते हैं जिन पर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स लगाने के कारण ये महंगे हो जाते हैं और महंगे होने के कारण सारे लोग इसको नहीं खरीदते हैं। तो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है यह सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर का समायोजन करके प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए
कि 100 रुपये का साधन लागत पर चीज़ तैयार होती है, इसमें सरकार 20 रुपये टैक्स लगाती है और 30 रुपये सब्सिडी देती है, तो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा वो -10 रुपये का होगा। यानी कि जो साधन लागत पर यदि ये 100 रुपये आय है तो इसमें से जो ये यहाँ 10 रुपया बचा इसको घटाया जाएगा तो बाज़ार मूल्य पर ये 90 रुपये का होगा। लेकिन यहीं यदि इसको उलट दिया जाए, ये 30 रुपया हो जाए और यह 20 रुपया हो जाए तो यह इसमें 10 रुपया जुड़ जाएगा और 110 रुपये की बाज़ार मूल्य पर ये राष्ट्रीय आय हो जाएगी। तो तात्पर्य कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर का समायोजन होता है। जो आता है उसको यदि साधन लागत पर जोड़ा जाता है तो बाज़ार मूल्य पर, और बाज़ार मूल्य से इसको घटाया जाता है तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। यह दूसरा की है। तीसरा की है घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद एक देश की सीमा के अंतर्गत सभी निवासी और अनिवासियों द्वारा किया गया उत्पादन का अंतिम जोड़ घरेलू उत्पादन कहलाता है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादन देश के निवासियों द्वारा देश की सीमा में और विश्व के किसी अन्य भाग में किया गया उत्पादन का जोड़ राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। तो आप अपने देश की सीमा में उत्पादित करके बेचें तो आपका निर्यात कहलाएगा, या उसके देश में ही जाकर उत्पादन करके उसको दें तब भी आपका वो निर्यात कहलाएगा। इसलिए भारत के जो निवासी दूसरे देशों में रहकर वहाँ काम करते हैं, वहाँ उत्पादन करते हैं या कोई भी काम करते हैं जिससे उनकी अर्निंग होती है, तो वह देश की राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है, हमारे निर्यात का हिस्सा होता है। उसी तरह से यदि कोई विदेशी हमारे देश की सीमा में आकर उत्पादन करता है या वह अपने यहाँ से उत्पादन करके हमें देता है तो वह हमारे आयात का हिस्सा होता है। इस तरह से घरेलू आय में अपने देश के निवासी जो यहाँ रहते हैं और विदेश के जो निवासी जो यहाँ रहकर उत्पादन करते हैं उनकी सबकी आय जोड़ी जाती है। जबकि राष्ट्रीय आय में अपने देश में रहने वाले निवासी और अपने देश से बाहर रहने वाले निवासियों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इतना इन दोनों के यानी देश में हो या विदेश में हो, दोनों के द्वारा किए गए उत्पादन के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब हमें घरेलू आय प्राप्त होती है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब शुद्ध आय से तात्पर्य यह होता है कि निर्यात माइनस आयात, यक्स माइनस यम, इसमें समायोजन कर लिया जाता है। जो बचता है वह धनात्मक होगा, यानी निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा तो धनात्मक होगा, और ये कम होगा और यह ज़्यादा होगा तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो शुद्ध होगा उसका समायोजन करके घरेलू आय में इसे जोड़ा जाएगा तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा, और राष्ट्रीय आय से इसको घटाया जाएगा तो वो घरेलू आय हो जाएगा। इन तीन को याद रखने की ज़रूरत होती है। यदि इन तीनों को याद किया जाए तो बड़े समीकरण भी आसानी से हल हो जाएंगे।